जो जो चीज़ें रीजनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकती है, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, अपकमिंग जो सीरीज में अगला पद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं। कि किसी पैटर्न को पूरा करना है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा इमेज है जिसमें से हमारे कोई भी ऑप्शन उसको मैच करता है। अगर आप देखोगे एकदम शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर सकते हैं बिना लंबा गए। मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में सॉल्व कराने वाला हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्या होंगी मतलब लक्ष्मी के बाद और कितनी लड़कियाँ होंगी हमको ये बताना है। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, 100 × 2, दैट मीन्स 200 रुपये। ये सारे आसान क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल आराम से बना लेंगे। जय जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 जुलाई को हमारा एसआई का प्री का पेपर होने वाला है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे एसआई के, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में सॉल्व कराने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे हम इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर सकते हैं, बिना लंबा गए बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कड़ी में आज हमारा जो पहला प्रश्न है, शुरू में हम रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मैथ्स के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये रीजनिंग में हमारा जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें दिया हुआ था कि किसी पैटर्न को पूरा करना है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा इमेज है जिसमें से हमारे कोई भी ऑप्शन उसको मैच करता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बन रहा है मेरा मिरर इमेज। यहाँ पर क्या है, जो भी इमेज है इसका जस्ट मिरर इमेज बन रहा है। मैं बता दूं मिरर इमेज में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट पास में होता है उसके जस्ट मिरर के पास वो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, और जो दूर में है वो दूर में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये देखो, ये बिल्कुल यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, दूसरा एक पैटर्न और फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक तो मिरर इमेज तो बन ही रहा है, जो लाइट कलर के थे वो डार्क हो जा रहे हैं और जो डार्क थे वो लाइट हो जा रहे हैं। जैसे आप देखो मैंने क्या बताया, मिरर में जो दूर में हो कहाँ रहना चाहिए, दूर में रहना चाहिए। ये डार्क वाले क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पर लाइट हो जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा, और ये पास वाला पास पास में आ जाएगा, और दूर दूर वाला कहाँ चले जाएंगे, दूर दूर में चले जाएंगे। अच्छा, ये तो जाएंगे ही, साथ में अगर आप देखो तो जो डार्क वाला था वो लाइट हो जाएगा, और जो लाइट वाला था वो क्या हो जाएगा, मेरा जो लाइट वाला था वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। लाइट वाला क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ऐसी आकृति आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ये हमको देखने मिल रहा है ऑप्शन ए में, जहां पर क्या है, मिरर इमेज अगर आप देखोगे तो पास वाले पास में और दूर वाले कहाँ बन रहे हैं, दूर में। तो पास में अगर आप देखोगे तो ये डार्क वाला क्या हो गया, लाइट, डार्क वाला हो गया लाइट, और लाइट वाला क्या हो गया, डार्क। तो ये मेरा ऑप्शन ए इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो इसमें हम दो, मैं आपको बता दूं तो आप दो कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, ऐसी आकृति वाले प्रश्न में कई बार आप मिरर इमेज चेक करिएगा। दूसरी बात ये मैं बोलूं कि मिरर इमेज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मिरर इमेज से रिलेटेड मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि मिरर के पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज में वो पास में रहेगा, मिरर से जो दूर ऑब्जेक्ट है उसके इमेज में भी वो दूर में ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न था, इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है अगली संख्या क्या होगी, सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो ये सीरीज के क्वेश्चन हो गए या मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। इन सब के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब से सारी चीजें याद करनी है। ठीक है, खैर अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम डिफरेंस चेक करेंगे। हमारा काम ही है पहले क्या चेक करना, नंबर्स के बीच का डिफरेंस चेक करना। तो अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले और दूसरे नंबर के बीच डिफरेंस कितने का है, 9 - 1 दैट मीन्स 8, और 3 - 1 दैट मीन्स 2, 28 का डिफरेंस है। यहाँ आप चेक करेंगे तो 9 से 9 0 और 8 3 कितना, 50 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 17 - 9, 70 - 9 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, और ये जाएगा आपका 15 - 8 दैट मीन्स 78 का डिफरेंस है। इसके बाद अभी भी कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या होना है, तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंसेस हैं इनके भी डिफरेंस निकाल कर एक बार चेक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आऊँ तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, 22 एंड 28 50 होता है, तो 22 हो गया। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अपना कितना हो जाएगा, 8 पहले आ जाएगा, और 7 से 5 2, दैट मीन्स 22 देन 28, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ है, 6 ऐड हुआ है। तो उसी प्रकार अगर मैं और 6 ऐड करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 28 और 6 34। ठीक, 28 और 6 मेरा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर मैं यहाँ 34 ऐड कर रहा हूँ, दैट मीन्स 6 की बढ़ोतरी है। अगर मैं यहाँ 34 ऐड कर रहा हूँ
तो क्या करना पड़ेगा, इस 78 में भी मैं कितना ऐड करूंगा, इनके बीच का डिफरेंस जो कि कितना है 34, कितना है 34, तो 78 और 34 कितना देखने को मिलेगा हम लोग को, 8 4 12, 7 3 10 और 1 11, दैट मीन्स 112। यहाँ क्या टर्म आ जाएगा मेरा 112, मतलब अगली जो संख्या होने वाली है उसमें मुझे कितना ऐड करना है 167। मैंने क्या किया, जो संख्याएं दी थी इनके बीच का डिफरेंस लिखा, कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैंने इनके बीच का भी डिफरेंस निकाला। जब मैंने इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो इतना समझ में आया कि यहाँ पर 6 6 की बढ़ोतरी हो रही है, 6 6 की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसी प्रकार 28 से मैंने 6 जोड़ा तो कितना आ गया 34। तो उसी प्रकार 78 में क्या जोड़ना होगा मुझे 34, और ये संख्या आ गई मेरी 112। तो अगर ये 112 को मैं किस में जोड़ दूं 167 में, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मार्क है, उसका जगह हमारा आंसर आ जाएगा कितना है 167, और यहाँ कितना है मेरा 112। ठीक है, 7 और 2 9, 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा मेरा 2, दैट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा 279। कई बार एग्जाम में अगर चीजें क्लिक नहीं करती है तो हमको क्या करना है, उस समय में उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब पहली बार बना समझ में आए तो आप डिफरेंसेस के भी डिफरेंसेस निकालिए, डिफरेंसेस के भी क्या निकालिए, डिफरेंसेस निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो वहां पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक, इसके बाद अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आप जब अगर रीजनिंग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग और उनकी प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको फटाफट थोड़ी कोशिश करूं कि मैं प्लेस वैल्यूज याद करा दूं और उनके अपोजिट याद करा दूं, तो आप देखिए ABCDEF GHIJKLM NOPQRS TUVWXYZ। अब इसमें से हमको फटाफट क्या करना है, थोड़े से सारे के सारे जो अल्फाबेट है इनकी प्लेस वैल्यूज को याद करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, जो जो चीजें मुझे पता है, जैसे कि अगर ये H है, ये जो H है किसकी तरीके से दिखता है, डिजिटल 8 की तरीके से दिखता है, तो मैं बोलूंगा कि H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो हमारा जो I है ये भी कैसा दिखता है 9 की तरह से दिखता है, तो मैं इसको 9 बोल सकता हूँ, प्लेस वैल्यू 9। आपने आईपीएल में टीम सुनी होगी किंग्स 11 पंजाब, तो के की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, है ना। इस प्रकार जैसे आप लोगों को पता है T20 मुकाबला होता है तो टी की वैल्यू T20, यू से हम लोग क्या बोल सकते हैं अंडर 21, अंडर 21, तो यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। अब देखो यहाँ पर आपके पास कितने लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है कितना 22। यहाँ अगर आप डब्ल्यू में देखोगे तो डब्ल्यू में कितने लाइन्स हैं, डब्ल्यू में मेरे ये हो गया अपना 22। डब्ल्यू में अगर बात करूं तो मेरे कितने लाइन्स हैं 3 लाइन है, ध्यान से देखिए 1 2 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी जाएगी 23। एक्स की बात करूं तो देखो 1 2 3 और ये 4, मतलब मैं एक्स की प्लेस वैल्यू कितना बोल सकता हूँ 24। आप सभी को पता है कि अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली 26 हो जाएगा जेड का, और 26 से जस्ट पहले वाई का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को जितना जितना हम लोग लिख सकते हैं, जो याद कर सकते हैं उसको करेंगे, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मान लो एक क्वीन थी, क्वीन की उम्र कितनी है 17, क्वीन कितने साल की है, क्वीन 17 साल की है। जब क्वीन 18 साल की हुई तो क्वीन ने क्या पहन लिया, क्वीन ने रिंग पहन ली। क्वीन पहले 17 साल की थी, 18 साल में क्वीन ने रिंग पहना, और 19 साल में जब क्वीन हुई तो 19 साल में क्वीन क्या हो गई शादी, S फॉर शादी, R फॉर रिंग, Q फॉर क्वीन। तो ऐसे करके जो जो प्लेस वैल्यूज आप याद कर सकते हैं उसको आपको याद करना है। ठीक है, टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, तो अगर मैं बोलूं तो M कहां पर आता है, मेरा मिडिल में आता है, तो मैं M की प्लेस वैल्यू कितना बोल सकता हूं 13, कितना बोल दूंगा 13, M फॉर मिडिल। ठीक है, इसके अपार्ट और क्या देख सकते हैं, अभी एक समिट हुआ था G7 समिट, तो G का क्या प्लेस वैल्यू बोल सकता हूं मैं 7। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखना है। आई की प्लेस वैल्यू आपको पता है तो आई के जस्ट बाद क्या आता है 10। उसी प्रकार के का प्लेस वैल्यू किंग्स 11 पंजाब आपको पता है तो के जस्ट बाद क्या आता है एल। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको प्लेस वैल्यूज एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एल की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। शुरुआती जो होते हैं जैसे ए बी सी, इस सब का तो हमको प्लेस वैल्यू ऐसे ही याद रहता है। ठीक है, जैसे F6 फ्रूट, आप मान लो 6 केले हैं तो क्या हो जाएगा F का 6। बाकी A B C D वो आप ऐसे ही लिख सकते हो। मेन जो है जैसे मैंने बता दिया, कई बार आप लोगों को यूज पड़ता है, लाइक हमेशा याद रखो O का कितना होता है 15, O से जस्ट पहले आता है N तो 14, और O के जस्ट बाद P आता है तो 16। ठीक है, तो मैक्सिमम लगभग 90% तो हम लोगों ने ट्रिक से लिख लिया, बाकी जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपको याद हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ज्यादा नीड पड़ता है,
तो आप लोग इस तरीके से प्लेस वैल्यूज याद कर लीजिए। इसके पार्ट में ये भी बता दूं कि अगर मान के चलिए मुझे मुझे लिखना है इनका अपोजिट, है ना, जैसे कि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं और मुझे सबका अपोजिट लिखना है। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास 13 तक तो हो गया M। अब इसके अपोजिट चलना है, लाइक अगर मैं A का अपोजिट चलूं तो Z, B का अपोजिट चलूं तो Y, C का अपोजिट चलूं तो X, D का अपोजिट चलूं तो W, E का अपोजिट जाऊं तो V, F का अपोजिट जाऊं तो U और G का अपोजिट T। मैं यहाँ से उल्टा लिख रहा हूँ Z, Y, X, W, V, U, T। ठीक है, यहाँ पर आऊं तो मेरा आ जाएगा S, यहाँ पर मेरा आ जाएगा R, यहाँ पर मेरा आ जाएगा K, और इसके बाद अगर मैं बात यहाँ पर मेरा आ जाएगा Q। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा P, और इसके बाद O, और इसके बाद N। ठीक है, ये हमारा Q है, मैंने गलती से वहां K लिख दिया था, ये Q है। ठीक सर, कैसे याद रखेंगे? देखो हम लोग कैसे याद रखेंगे, A का अपोजिट Z है, A to Z, क्या वर्ड याद रखना है आपको? A to Z। उसी प्रकार B का अपोजिट क्या है? Y है, तो कैसे याद रखेंगे? B का अपोजिट Y है तो बॉय वर्ड याद रखेंगे। क्रक्स या क्रॉक्स, है ना, स्लीपर्स आती है क्रॉक्स की, या क्रक्स आपने खाया होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से याद रख सकते हैं क्रॉक्स या क्रक्स, किसी से भी याद रख सकते हैं। C का अपोजिट क्या है? X है। यहाँ पर DW है, दैट मीन्स डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। आप लोगों ने पिया होगा, डर के आगे जीत है, तो माउंटेन ड्यू से मैं याद रख सकता हूँ D का अपोजिट W। यहाँ पर EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैसे याद रखेंगे आप इसको? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, EV याद रखना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? F का अपोजिट याद रख सकते हैं फन, लेकिन इसमें याद रखना है कि अपोजिट U है ना कि N। GT कैसे? गुजरात टाइटंस से याद कर लो, गुजरात टाइटंस भी चलेगा या फिर गॉट भी चलेगा, तो यहां से आप याद रख सकते हैं G का अपोजिट T, G का अपोजिट T। HS को कैसे याद रख सकते हैं? स्वीट होम, कैसे याद रखेंगे? स्वीट होम, तो इस तरीके से भी याद रहने वाला है। IR को कैसे याद किया जाएगा? इंडियन रेलवे, कैसे याद किया जाएगा? इंडियन रेलवे। तो आपको याद रखना है कि I का अपोजिट अल्फाबेट क्या होता है? R। J का अपोजिट आप कैसे भी याद रख सकते हैं? जैकलिन फर्नांडिस, तो जैकलिन में अगर आप देखेंगे तो Q आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। KP आप कैसे याद कर सकते हैं? किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, मैंने पहले ही बताया K की प्लेस वैल्यू भी 11 होती है, तो किंग्स 11 पंजाब से आप याद कर सकते हैं। K का अपोजिट P। LO कैसे याद रखेंगे? लियो, कैसे याद रखेंगे? लियो। और MNO कैसे याद रख सकते हैं? मैन। तो ये तरीका है सारे अपोजिट से याद करने का, जो सबसे आसान तरीका हो सकता है उस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T। ठीक है, ये स्वीट होम हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, जैकलिन, अपना किंग्स 11 पंजाब, लियो और मैन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसी कड़ी में जो हमारा क्वेश्चन था, हम रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें, क्योंकि मुझे तो प्लेस वैल्यू पता है ना, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें तो मुझे पता है यहाँ कितना है 4, यहाँ है 6 और यहाँ है 4। अगर मैं इसको ऐड करूँ 4, 6 और 4, दैट मीन 6 4 10 और 4 14, और 14 ही क्या होता है मेरे n की प्लेस वैल्यू होती है। याद करो, M फॉर मिडिल, M13 पे M के बाद क्या आता है? n, तो n क्या होती है? 14 की प्लेस वैल्यू। उसी प्रकार यहाँ किसी की भी प्लेस वैल्यू लिखनी है, जैसे आप यहाँ चेक करो, 4 और 1 5 और 7 12, 7 5 12 किसका होता है? L का। उस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है 14 और 2 16 और 1 17, यहाँ पर कितना आ रहा है? 17। और मैंने अभी अभी आपको याद कराया कि क्वीन कितने साल की थी? क्वीन 17 साल की थी। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरा Q देखने को मिलेगा, Q मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू याद रखना है अच्छे से। इसके पश्चात अगर मैं न्यू क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं। ठीक है, 60 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी, मतलब लक्ष्मी के बाद और कितनी लड़कियां होंगी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो क्लास में कुल लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने लोग हैं? 60 लोग हैं, है ना, जिसमें कि अगर देखा जाए तो बताया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो बॉयज हैं इनकी संख्या कितनी है? X, और जो गर्ल्स हैं, चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनकी संख्या 2 गुनी है, तो मैंने क्या मान लिया? 2x। चूंकि क्लास में टोटल कितने लोग हैं? 60 लोग हैं, दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ?
x प्लस 2x, मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या किसके बराबर होगी, 60 के। यहाँ अगर मैं देखूं तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। चूंकि मैंने बॉयज की संख्या x माना था तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बॉयज की संख्या कितनी है, 20, और गर्ल्स की संख्या बात करूँ तो चूंकि दो गुने हैं तो कितने जाएगी, 40। तो अतः कक्षा में मैं क्या बोल सकता हूँ कि 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। इसके पश्चात जो लक्ष्मी है वो 27वें स्थान पर बैठी हुई है और इसके आगे 9 लड़के हैं, मतलब बाकी की लड़कियां होंगी उसके आगे, है ना, बाकी की लड़कियां उसके आगे होंगी। अगर वो 27वें रैंक पर है तो उससे आगे कितने लोग हैं, उससे आगे 26 लोग हैं सर। कितने लोग हैं, 26। इस 26 में से तो 9 क्या है, लड़के हैं। इस 26 में से अगर 9 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 17 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, मतलब 17 गर्ल्स तो लक्ष्मी के आगे हैं और जो गर्ल्स बच गई वो सारी कहाँ हो जाएंगी, लक्ष्मी के पीछे। लेकिन अगर बात करूं लक्ष्मी तक की, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं एक लड़की है, लक्ष्मी स्वयं गर्ल्स की काउंटिंग में आएगी, तो अगर बात करूं लक्ष्मी तक, मैं कहाँ की बात कर रहा हूं, लक्ष्मी तक। लक्ष्मी तक कितने गर्ल्स हो गए, 17 + 1 दैट मीन्स 18। 18 लड़कियां तो कहां तक हो गई, लक्ष्मी तक हो गई। चूंकि कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, 40। कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, 40। तो जब लक्ष्मी के पीछे की बात करूं तो लक्ष्मी के पीछे अब और कितनी लड़कियां आ जाएंगी, 40 - 18, 40 - 18। ठीक है, अगर मैं 40 - 18 करूं तो यहां से क्या देखने को मिलेगा हमको कि लक्ष्मी के पीछे अब कितनी संख्या में लड़कियां बची हैं, 22 लड़कियां बची। कितनी लड़कियां बची हैं, 22 लड़कियां बची। तो इस प्रकार मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 22। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। बस यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान लगाना है, यहाँ पर ही गलती होने के चांसेस होते हैं। लक्ष्मी को अगर हम इंक्लूड कर लें तो लक्ष्मी तक लड़कियों की संख्या 18 होगी, लक्ष्मी तक लड़कियों की संख्या 18 होगी। अब कितनी लड़कियां बच गई उसके लिए क्या कर देंगे, कुल लड़कियों की संख्या में से आप लक्ष्मी तक जितनी लड़कियां थी उनको माइनस कर दीजिए, तो लक्ष्मी के पीछे कितनी लड़कियां हैं वो संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस आपको थोड़ा देख के प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अगेन पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आपको बनाना होता है ना, रहते ही आसान है। तो अगर आप देखेंगे तो सारे पैटर्न में थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा आपको, है ना। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है इस पैटर्न में, है ना। इस पैटर्न में भी देखें तो कोई गैप नहीं है, यहाँ पर गैप भी है। और साथ ही साथ लाइन कैसे आनी चाहिए, अगर आप देखोगे तो ये लाइन ऐसे गई है तो इसमें जो लाइन आनी चाहिए उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। इससे बिल्कुल वैसा डायरेक्शन हमको देखने को मिल रहा है ना, डायरेक्शन लाइन के ऐसा होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, खाली गैप, ये खाली गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप होना चाहिए। तो शुरू के 2 क्वेश्चन में तो नहीं दिख रहा, लास्ट वाला तो रिलेवेंट है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाना है, बारीकी के साथ ध्यान देना है। मंकी को लिखा जाता है, ये तो किस रूप में लिखा जाता है, तो उसी को टाइगर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मंकी को अगर मैं लिखता हूं पहला काम रिवर्स में, पहले मैं लिखने जा रहा हूं इसको रिवर्स में, तो रिवर्स में कैसे लिखेंगे, y, फिर आ जाएगा मेरा e, फिर आ जाएगा k, फिर n, फिर o और फिर m। ठीक, अब इसके बाद हमको यहां तक पहुंचना है, यहां तक। ठीक, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने मंकी को रिवर्स में लिखा है ना, जैसे कि आपको पता है कि y की प्लेस वैल्यू 25, e की 5 है ना, e की 5 है, और क्या है मेरा MONK था यहाँ पर। ठीक है, k की प्लेस वैल्यू 11, n की प्लेस वैल्यू 14, o की प्लेस वैल्यू 15 और m की 13। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं सारे के सारे में 1 2 3 4 5 6 माइनस करते चलूंगा। अगर y में मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, तब जाकर के x आएगा। मुझे समझ में आ चुका है कि x के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे -1। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर -2 करूं तो क्या आ जाएगा, 5 में से 2 जाने के बाद बचता है 3, दैट मीन्स C। 11 में से अगर मुझे 3 माइनस करूं तो 11 में से 3 माइनस करने से क्या आ जाएगा मेरा 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की। उसी प्रकार 14 में से 5 माइनस करूं तो आ जाएगा 9, और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, अगर 14 में से, अच्छा अभी हम लोग 4th टर्म में पहुंचे तो 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, J 10। हाँ ओके, अगर हम लोग O जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 15, इसमें से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा अगेन J। इसके बाद अगर मैं देखूं तो M की प्लेस वैल्यू कितनी है 13। मैं क्या कर रहा हूं, सबकी प्लेस वैल्यू में 1 2 3 4 5, अगर M की प्लेस वैल्यू 13 है तो मैं कितना माइनस करूंगा, 6 माइनस करूंगा। कितना माइनस करूंगा, 6। तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 माइनस करने से 7 आ जाएगा, और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, G की। मतलब पैटर्न ये है कि पहले आप रिवर्स लिखो, और रिवर्स लिखने के बाद क्या करो, -1 -2 -3 -4 और -5 और -6।
ये करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइगर। तो क्या करना है आपको, टाइगर को पहले लिखना है रिवर्स में। कैसा लिखना है, रिवर्स में लिखना है। अगर मैं टाइगर को रिवर्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, आर, फिर ई, फिर जी, फिर आई और फिर टी, है ना। इसके पश्चात अगर मैं देखूं तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18। 18 में से पहले कितना माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17, जो कि प्लेस वैल्यू होती है, क्योंकि क्वीन कितने साल की है, 17 साल की है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, 2 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 2। 5 में से 2 गए, 3 आएगा, 3 दैट मीन्स सी। क्यू के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, सी। अगर आप देखो तो यहीं पर हमको पता चल चुका है कि हमारा ऑप्शन कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। तो इसी प्रकार आप जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7। 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4, दैट मीन्स मेरा आ जाएगा डी। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। 9 में से अगर मैं माइनस करूंगा 4 तो आएगा मेरा 5। 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ई की। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। 20 से मैं कितना माइनस करूंगा, 6। कितना माइनस करूंगा, 4 तक हमको हो गया ना, 1 2 3 4, 5 माइनस करूंगा तो 20 से 5 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, ओ आ जाएगा। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू सी डी ई ओ, क्यू सी डी ई ओ, ठीक है। क्यू सी डी ई ओ करना क्या है, पहले रिवर्स करना है, फिर सारे टर्म से 1 2 3 4 5 ऐसे माइनस करते हुए जाना है। और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि किसी किसी प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। आप बताना कि ऐसी आकृति आपको कहाँ देखने को मिल रही है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें रिवर्स हम करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक आंसर ना मिले। और क्वेश्चन में कई बार लिखा भी होता है कि आपको उसको क्या नहीं करना है, इधर उधर अलग अलग तरीके से उसको पलटना नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे अगर ऐसा एज इट इज चाहिए, जैसा ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसा चाहिए एज इट इज, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, इसमें है, लेकिन इसमें इस तरफ से है ना, बी में भी नहीं है। सी में अगर आप देखें तो आपको दिखेगा ये कुछ इस तरीके से है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी वाले फिगर में आपको दिख सकता है, ठीक है। ये सी वाले फिगर में ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, जैसा कि पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में कि फिगर कहाँ छिपा हुआ है, दिए हुए फिगर्स में से ये फिगर कहाँ छिपा हुआ है, तो हम लोग को ऑप्शन सी में दिख जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए, ए इज बी सिस्टर, इसको आपको अभी नहीं देखना है, इसमें थोड़ा सा शायद कोई भी मिस्टेक हो सकता है। ए इज बी सिस्टर, ए क्या है, बी की सिस्टर है, ठीक है। ए और बी भाई बहन है मतलब की, ठीक है। ए सिस्टर है बी की, ठीक है। ए सिस्टर है तो मैं यहाँ पर आप लिख लो, फीमेल है तो एफ लिख लो। सी इज बी मदर, जो सी है वो बी की मदर है। अगर सी बी की मदर है तो सी ए की भी मदर होगी। सी अगर बी की मदर है तो सी ए की भी मदर होगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है, मदर है। अगर इसके बाद में बात करूं तो डी इज सी फादर, जो डी है वो क्या है, सी के भी पिताजी हैं। मतलब कि जो डी है सी के पिताजी हैं, मतलब कि मेल है ना। पहली बात तो ये इनके फादर साहब हैं। तो अगर आप देखोगे तो डी की बेटी सी है और सी के बच्चे ए और बी हैं, तो ये लोग इनके नाती और नातिनी हो सकते हैं, है ना, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कि ए इज डीज मदर। अच्छा, ई इज डीज मदर, मतलब इसके बाद और एक जनरेशन दिया हुआ है ई, ठीक। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम का नहीं है, इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिखा हुआ है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब कि ए का रिलेशन डी से क्या है, ए का रिलेशन डी से क्या है। तो अगर आप देखोगे ए का रिलेशन डी से, तो चूंकि जो ए है वो किसका बेटा है या बेटी है, बेटी है। किसकी बेटी है, सी की। किसकी बेटी है, सी की बेटी है। चूंकि पूछा गया कि ए डी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो जो ए होगा चूंकि फीमेल भी है और सी की बेटी है, दैट मीन्स इसकी नतीनी है बोल सकते हैं। दैट मीन्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ग्रैंड डॉटर है। क्या है, ग्रैंड डॉटर। ये जो सी की पिताजी हैं, दैट मीन डी, ये क्या है, इनके नाना जी हैं। और चूंकि हमको पता है कि ये क्या है, फीमेल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। क्या आंसर होगा, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखो तीनों ही एकदम डिफरेंट डिफरेंट थिंग है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो एक व्यक्ति हो सकता है कि टेनिस भी खेलता हो, क्रिकेट प्रशंसक भी हो और छात्र भी हो। तो अगर हम तीनों का रिलेशन देखना चाहें तो कुछ व्यक्ति हो सकते हैं कि क्रिकेट भी खेलते हो, टेनिस भी खेलते हो और प्रशंसक भी हो, है ना। तो इन तीनों में कॉमन हो सकता है, कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा बाकी वेन आरेख गलत है। ये बताता है कि दोनों कैटेगरीज के अंडर में आएगा, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई छात्र है तो वो क्रिकेट खिलाड़ी हो
या जरूरी नहीं है कि क्रिकेट कोई छात्री क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है या कोई प्रशंसक ही क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है। तो हम लोग क्या करना है कि तीनों में रिलेशन बताना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि कुछ प्रशंसक भी हो, कोई क्रिकेट भी खेलता हो और कोई अपना टेनिस प्लेयर भी हो। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। आराम से ऑप्शन ए आप सही कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सारे सेम हो, कुछ कुछ हो सकते हैं। इसके पश्चात अगर आगे बढ़े तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण को सही बनाने के लिए किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा। मेरी एडवाइस है, पहला चीज आप टारगेट किया करना, कोशिश करना कि आप डिवाइड वाले लोग को पहले करने की कोशिश करो। कई बार डिवाइड वाले से पहले आंसर आने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं डिवाइड वाला ट्राई करना चाहूँ तो डिवाइड वाला हमारा ऑप्शन बी और डी में है ना। पहले हम लोग बी को ट्राई करते हैं, फिर माइनस को और डिवाइड वाले को चेंज करके देखते हैं। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइडेड बाई 4। हमको 3 लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है आंसर में? 3 लेकर के आना है। शर्त ये रखी गई है कि आपको कोई भी दो चिन्ह को आपस में बदल देना है। तो हम लोग इस पे टारगेट कर रहे हैं, पहले माइनस वाले पे और डिवाइड वाले पे। मतलब जहां माइनस है वहां डिवाइड का साइन और जहां डिवाइड है वहां पर माइनस का साइन डालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 5 + 3 × 8। जहां पर माइनस है वहां पर डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और जहां पर डिवाइड है वहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जहां पर माइनस था वहां पे मैंने डिवाइड लगा दिया और जहां डिवाइड था वहां पर मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 × 4 = 12 और 4 × 2 = 8। 5 + 2 - 4, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 - 4 दैट मीन्स 3 होगा मेरा आंसर, और 3 हमको लाना था। अच्छा, इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन बी ही सही हो गया। ठीक है, हमने दो ट्राई करने का पहले सोचा था, जिसमें कि हमारा क्या सही हो गया, ऑप्शन बी। इन क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से ही जाना होता है। आपका लक हो सकता है कि पहले आंसर मिल जाए, हो सकता है कि आखिरी मिले। मेरा ये एडवाइस है कि आप थोड़ा डिवाइड वाले लोग को पहले ट्राई करने का कोशिश करना, और उसमें भी हमारा क्या बी में ही आ गया, नहीं तो फिर हम लोग डी को ट्राई करते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। दैट मीन्स अगर हम माइनस और डिवाइड वाले साइन को इंटरचेंज कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रीजनिंग के हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। तो कुल मिलाकर मैं कोडिंग डिकोडिंग प्लेस वैल्यू के लिए थोड़ा समय लेकर के पढ़ाया। मेरा एडवाइस है कि आप थोड़ा सा प्लेस वैल्यू याद करके जाएं। बाकी ये आकृति वाले क्वेश्चन जो आते हैं आप बिल्कुल आराम से बना लेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आसानी था, आराम से बन गया। आकृति वाले क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन के साथ बनाइएगा, यही मेरी एडवाइस रहेगी। बाकी के सारे क्वेश्चन आसान थे। और अगर जैसे कि मान के चलो रैंकिंग वाला क्वेश्चन था, आपको लग रहा है कि हम इसमें फंस जा रहे हैं, समय जा रहा है, तो उस समय उस क्वेश्चन को स्किप करके आपको आगे बढ़ जाना ही समझदारी है। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी का दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। देखो ये एवरेज वाला क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब दूरियां समान रहेगी तभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दूरियां क्या रहनी चाहिए, समान। जैसे कि मान के चलो ये बोल रहा है कि कोई भी दूरी है, इसका आधा आधा अलग अलग दूर से चला है चाल से। ये दूरी जो इसकी आधी दूरी है इसको अलग चाल से चला है और बची हुई आधी दूरी को अलग चाल से चला है। मतलब कि दोनों बार दूरी तो उसने क्या किया है, सेम ही कवर किया है। मतलब पहली बार अगर मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस मेरा डी है, तो इसने पहली बार कितना डिस्टेंस कवर किया है, d/2, और दूसरी बार क्या कवर किया है, d/2। एक तो लॉन्ग मेथड है, आप आराम से लॉन्ग मेथड से जा सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, टाइम पता है, स्पीड पता है, डी आपको मिल ही जाएगा, है ना। अगर आप टोटल डिस्टेंस जोड़ोगे मतलब d/2 + d/2 ये करके जा सकते हो। अगर एग्जाम निकालना है, कम समय बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो दूरियां दिया हुआ है वो समान समान कवर होना चाहिए। ठीक है, दूरियां समान समान कवर होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करूं तो पहली स्पीड कितनी है मेरी 60 और दूसरी स्पीड कितनी है मेरी 45। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2uv / u + v, जहां u और v क्या है मेरे स्पीड्स हैं। तो अगर एक स्पीड देखूं तो मेरा कितना दिया हुआ है 60, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 × 60 और दूसरा स्पीड दिया हुआ है 45, तो v की जगह क्या रख सकता हूँ 45। u + v मतलब 60 + 45। बस इसको सॉल्व करना है आप लोग को, आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा मेरा 6 दूनी 12 120 × 45। नीचे कितना हो जाएगा 60 40 100, और चूंकि 145 है तो 105 में लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ही लिख देता हूँ, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते रहना। कितना आ जाएगा 5400 / 105, जिसको कि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा डायरेक्ट आंसर में लिखना चाहूँ। अच्छा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा क्या, पूरे तरीके से नहीं कटेगा तो क्या कर सकते हैं 105, ओके।
15 से तो काट ही सकते हैं ना, 15 सत्ते 105 और 15 सत्ते 105 तो हो ही गया, ठीक है। 15 अट्ठे 120 भी हो गया। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो 8 पंचे 40, 4 और 8 चौके 32 और 4 36, 360/7 लिख सकता हूँ, 360/7, ठीक है। इसको मैंने कर ही दिया आपके लिए, बस आराम से कैलकुलेट करना, आराम से काटने टाइम ध्यान रखना, ठीक है। 360/7 हो गया, घबराना नहीं है, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हो सकता है कि आगे चल के कट जाए, ठीक। चलो एवरेज स्पीड आ गया, अब क्या निकालना है मुझे निकालना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। आपको पता है कि अपना स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, स्पीड इंटू टाइम। तो मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड इंटू टाइम यहां से सॉल्व कर सकता हूँ, एवरेज स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं देखूं तो मेरा एवरेज स्पीड कितना आया है, 360/7। कितना आया है, 360/7। और अगर मैं टाइम की वैल्यू देखूं, किसकी वैल्यू देखूं, टाइम की वैल्यू देखूं, तो टाइम हमारा कितना लग रहा है, 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे 15 मिनट को अगर मैं पूरा आवर बदलना चाहूँ तो 5 घंटे तो हो गए, 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 50/60। 60 से डिवाइड करना पड़ता है, मिनट को 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 15 एकम 15, 15 चौके 60, ठीक है। तो 5 घंटे और जो मेरे आ गए मिनटों में बदलने के बाद 1/4 घंटे। तो मैं 5 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 1/4 घंटे। इसको अगर आप और चेंज कर लोगे प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 4 5 चौके 20 और ये 21/4, और यहाँ पर कितना है मेरा 360/7, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 7 3 21 और 4 एकम 4, 4 9 36, 90। तो मेरा आ गया 90 इंटू 3, दैट मीन्स 270 किलोमीटर। कितना आ गया, 270 किलोमीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 270 किलोमीटर। इसमें देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ध्यान समझो। उसने बोला कि पूरी दूरी का आधा इतना गया फिर बचा हुआ आधा दूसरी दूरी से गया, दूसरी चाल से गया। जब चाल अलग अलग है लेकिन दूरी आप सेम कवर कर रहे हो तभी आप ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तभी ये आप फॉर्मूला लगाओगे। जब समय सेम होता है तो उसका एवरेज स्पीड का अलग होता है, u+v/2। लेकिन जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब डिस्टेंस आपका सेम है, सेम डिस्टेंस कवर किया गया है अलग अलग चाल से, तो आप ये फॉर्मूला लगाना, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ गया। डिस्टेंस पूछा गया था, हाँ टाइम में बस इतना ध्यान रखना कि जैसे मैंने इसको आवर में कन्वर्ट किया तो वो करना नहीं भूलना है। 5 घंटे 60 मिनट था, 5 घंटे 15 मिनट था, 5 घंटे 15 मिनट था, उसको डिवाइड बाई 60 किया तो मेरा कितना आ गया 5/1/4, जिसको कि मैंने सॉल्व किया तो कितना हो गया 5 चौके 20 और ये 21/4, ठीक है। सॉल्व करने से हमारा आंसर आ गया 270 किलोमीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 3 गुनी मतलब जैसे मान के चलो आपका 5 रुपए है, उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 15, मतलब कि वो उसका अगर आप देखोगे तो उसमें 200% और ऐड हो गया। 5 खुद में 100% था, उसका 200% और आपने बढ़ा दिया तो कितना हो गया 15 रुपए हो गया। कैसे, 5 का 100% 5, फिर 5 का 100% 5, है ना। अगर मैंने बोला कि किसी राशि को 3 गुना कर दो मतलब कि उसको 2% आप उसमें क्या कर दो और बढ़ा दो। जैसे मैंने बोला 5, ये खुद की वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%, इसका 100% अगर आप और दे दोगे इसको तो कितना हो जाएगा और 5 आ जाएगा, और 100% दे दोगे तो कितना आ जाएगा और 5 आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं 200% से कोई राशि को बढ़ा दूं तो 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मूलधन खुद का 100% होता है, मूलधन क्या है खुद का 100% है। मतलब कि आपको 200% का इंक्रीमेंट चाहिए, कितना पैसा और चाहिए आपको 200%, तब 200 और मूलधन खुद स्वयं कितना है 100, 300 हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। ओके, अगर मुझे 200% की और इंक्रीमेंट चाहिए और उसके लिए क्या है, प्रति वर्ष मेरा कितना 25% के दर से बढ़ा सकता हूं, कितने 25% की दर से। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 साल। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 25 चौके 100 तो 25 अट्ठे 200, दैट मीन्स 8 साल में मेरा क्या हो जाएगा, 8 साल में मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा, 8 साल में 3 गुना हो जाएगा। ये था सबसे शॉर्टकट विधि, इसमें सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप दूसरी विधि बोलेंगे तो मैं वैसे भी करा देता हूँ। आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल है कितना हो जाना चाहिए 3 गुना, कितना हो जाना चाहिए 3 गुना, मतलब आप A इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 3P। अगर आप देखोगे तो हमारा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट, हम अमाउंट में से क्या माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल। चूंकि अमाउंट की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 3P और यहाँ पर मेरा -P, तो मेरा SI कितना आ जाएगा, मेरा SI आ जाएगा 2P, कितना आ गया SI 2P, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। यहाँ पर SI की वैल्यू कितनी हो गई है 2P है, कितनी है
2p है ना। अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ पर मेरा p है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 25%, टाइम पूछा गया है डिवाइडेड बाई 100, ये p से p हो गया कैंसल, ठीक है, p से p हो गया कैंसल। आप इस 100 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 200, और 25 को नीचे भेज दो तो यहाँ से भी आपका टाइम निकल जाएगा, कितना टाइम निकल जाएगा 8 वर्ष। t की वैल्यू कितनी आ गई 8 वर्ष। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने सबसे आसान तरीका भी और जो लॉन्ग मेथड है वो भी बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 3 गुने हो जाना चाहिए, तो हमारा अमाउंट अब कितना हो जाएगा 3p। बस मैंने ये जो SI का फॉर्मूला होता है ना a माइनस p, इसमें क्या रख दिया, इसको p के फॉर्म में रख दिया, यहाँ से p और p कैंसिल हो गया। हमसे पूछा गया था कि कितने समय में आपकी धनराशि 3 गुना हो जाएगी यदि प्रति वर्ष आपको कितना ब्याज मिलता है 25% का, ठीक है। खैर ये भी आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी, ओके इसको ध्यान मत दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। Monthly income A and B are in the ratio of 4:3 and their monthly expenses bear the ratio 3:2. If each of them saves 6,000 at the end of the month, then the monthly income of A is। A का मंथली इनकम पूछा है। आप ये बताओ यदि आपकी जो भी कमाई होती है, अगर आप उसमें से अपने बचत को, जो भी पैसा आप बचा रहे हो उसको माइनस कर दोगे तो ये पता चल जाएगा ना कि आपने कितना खर्चा किया है। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं 40 रुपये बचत कर पाया, मतलब कि खर्च कितने किए मैंने 60, कितना खर्च किया 60, ठीक है। इसका भी काम पड़ेगा, देखो कैसे। ए और जो बी है इनकी जो कमाई है उसका रेशियो कितना दिया है 4:3। मान लेते हैं कि ए की इनकम है मेरी 4x, ए की इनकम कितनी है 4x और बी की इनकम हम मान लेते हैं 3x। अब बात समझो, ए और बी दोनों कितना कितना सेविंग कर पा रहे हैं, 6-6 हजार रुपए सेविंग कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर 6 हजार रुपए मैं सेविंग का क्या कर दूं माइनस, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इनके पास अब कितना पैसा बचा है ना, सॉरी कितना बचा हो तो 6 हजार रुपए, बचत 6 हजार रुपए, कितना पैसा खर्चा हुआ, ठीक है। अगर मैं खर्चा की बात करूं तो उसका जो दिया हुआ है एक्सपेंसेस का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। उसी प्रकार बी की कमाई कितनी है 3x है, ये भी 6 हजार बचा पाता है, मतलब बाकी के क्या हो जाते हैं खर्च। तो इनके जो खर्च का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। बस इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँ तो कितना हो जाएगा 4 2 8x, 2 का मल्टीप्लाई 6000 में भी होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12,000। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 9x, और 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 18,000, ठीक है 18,000। 18,000 को इधर ले आते हैं, यहाँ पर है मेरा -12,000, 8x को उधर भेज देता हूँ तो 9x माइनस 8x कितना हो गया मेरा x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ से 6,000 रुपये, कितना आया 6,000। ये x की वैल्यू आई है, हमको बताना है a का इनकम, a का इनकम कितना है 4x, तो a का इनकम निकालने के लिए 4 और x की वैल्यू कितनी है 6,000, यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 24,000 रुपये। दैट मीन्स a कितना पैसा कमाता है, a कमाता है 24,000 रुपये, ये उसकी सैलरी हो गई a की सैलरी कितनी है 24,000 रुपये, ठीक है। कुछ नहीं किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका इनकम है अगर आप उसमें से बचत को हटा दो तो पता चल जाएगा कि आपने कितना पैसा खर्च किया है। तो इस क्वेश्चन बताया था कि 6,000 रुपये दोनों बचाते हैं, तो मैंने इनकी इनकम में से बचत को हटा दिया तो मुझे क्या पता चल गया, उनका जो रेशियो, किस चीज का रेशियो, खर्च का, जो कि बताया हुआ है कितना है 3:2 है। यहाँ से मेरे x की वैल्यू निकल गई, क्योंकि मैंने a की इनकम 4x मान के रखा था, तो कितना हो गया हमारा 4 × 6,000 दैट मीन्स 24,000, ये a की कमाई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन हो गए, एज वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, रेशियो पर आधारित जो उम्र वाले क्वेश्चन होते हैं, पिता की उम्र, पुत्र की उम्र, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पक्का देख के ही जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, दैट मीन्स जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ भी आपकी बोट भी चल रही है ना। तो अगर आपकी बोट चल रही है और पानी भी उसी तरफ बह रहा है, कहीं ना कहीं आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जब पानी की धारा के आप विपरीत चलते हो, है ना, जैसे पानी डाउनवर्ड आ रहा है और आप अपवर्ड चल रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है आपकी स्पीड माइनस हो जाती है, घट जाती है। तो अगर इन दोनों क्या है अनुकूल और प्रतिकूल, दो वर्ड याद रखिएगा। अनुकूल का मतलब होता है जब धारा और नाव दोनों कैसे रहे, समान दिशा में हो, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अगर मैं देखूं तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि इनका हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इनका स्पीड, किसका, स्ट्रीम और अपना बोट का, ठीक है। ये दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना कवर करना है पूछा जा रहा है, यदि
15 मिनट तक चलते हैं ये लोग। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 15 मिनट, लेकिन हम इस मिनट को किसमें बदलेंगे, हम इसको बदलेंगे आवर में। मैंने बताया आवर के लिए डिवाइडेड बाई 60, 15 1 जा 15, 50 4 जा 60, आपका आ गया 1/4 आवर्स। ठीक, तो हमको बताना है कि इस समय में लोग कितनी दूरी तय करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको डिस्टेंस बताना है, तो स्पीड इंटू टाइम में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो अगर मुझे डिस्टेंस बताना है तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है मेरा, चूंकि दोनों अनुकूल हैं तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। स्पीड है मेरा 20। समय की बात करूं तो कितने समय तक चलने वाले हैं, 1/4 घंटे तक। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 5। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 5 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा समय जो मिनट में उसको आवर में बदलना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये भी बहुत आसान था, है ना, ओनली डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन ही दिया हुआ था। इसके बाद इसमें से हमको बताना है कि कौन सी संख्या से ये विभाजित होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो कॉमन लो, 3 के पावर में 25 है, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरा यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 25 है तो 3 बस बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा मेरा 3। ठीक है, 3 के पावर 25 है, इसको सॉल्व करिए। 1 + 3 + 9 + 27, 9 + 27 36, 36 और 4 40, ये हो जाएगा मेरा टोटल सॉल्व होकर के 40। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 + 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 3 का क्यूब मतलब 27, इसको आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 40। तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया 40। तो अगर मेरे पास 3 के पावर में 25 है, 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 8 को देखूं तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 के पावर 25, ये मैंने सारे फैक्टर्स में तोड़ दिया हूं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इनको डिवाइड कर सके। देखो 3 है, 30 जो है देखा जाए, या 25 11, 11 तो नहीं। अगर मैं देखूं 30 तो 30 में क्या आता है 3 भी आता है और 10 भी आता है। 10 का मतलब कि 3 5 गुणा 2, 30 हमारा आंसर होगा। कैसे 30 जो है वो इसको डिवाइड कर सकता है 3 के फॉर्म में, जब 3 की नीड पड़ेगी। जब इसकी नीड पड़ेगी तो 2 से भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 10 में क्या छिपा हुआ है 2 और 5 भी छिपा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ बड़े आसानी से। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 वाला हो जाएगा, क्योंकि 25 और 11, अगर मैं 25 बात करूँ तो 25 का फैक्टर इससे नहीं हो सकते, 30 के फैक्टर ये हो सकते हैं। अगर आप देखोगे 3 2 और 5 ये फैक्टर्स हैं, तो ये आराम से इसको डिवाइड कर लेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा डी होगा। ठीक है, ऐसे फैक्टर है बस नॉर्मली आपको सॉल्व करने आना चाहिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 3 2 5 किस में छिपा हुआ है ना, उसको वही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यदि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो इसे 6 रुपए अधिक पर बेचता होता तो उसे 18% का लाभ होता। मतलब कि देखो 15% का सामान को, मतलब 15% की जगह आप उसमें और बढ़ा करके कितना 18% में बेच रहे हैं। ठीक है, 18% में बेच रहे हैं, मतलब 3% जैसे आप ज्यादा बेचने का फिराक में है, तो आपको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब फायदा नहीं, कितने रुपए बढ़ाने से 3% मिल रहा है 6 रुपए। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 6 रुपए और महंगे में बेचता तो जहां पर उसको लाभ कितना 15 का हो रहा था वो कितना का होता 18, मतलब कि उसको 3% अधिक का लाभ होता। 3% अधिक का लाभ क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वो 6 रुपए बढ़ा रहा है। यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे 3% की वैल्यू अगर 6 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/3। दैट मीन्स 1% मेरा कितने के बराबर है 2 रुपए के बराबर है। एकदम आसान तरीका है सॉल्व करने का। आप आराम से इक्वेशन बना के सीपी सब करोगे, फालतू है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 15% जहां वो कमा रहा था अब वो कितना 18% और कमाएगा, मतलब 3% की वृद्धि हो रही है। क्यों, क्योंकि 6 रुपए अब वो रेट बढ़ा रहा है। तो अगर 3% की वैल्यू 6 है तो 1% की वैल्यू 2 रुपए हुई। अगर बात करूं सीपी कितना होता है, अपने आप में हमेशा 100% होता है। जब हमको प्रॉफिट होता है तो हम बोल सकते हैं कि 115 118, जब हमको लॉस होता है तो हम उसमें माइनस करते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर देखूं तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100%। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100%। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी 100 इंटू 2, दैट मीन्स 200 रुपए। कितना 200 रुपए। अगर 1% की वैल्यू 2 रुपए है तो 100% की वैल्यू 200 रुपए। दैट मीन्स सामान कितने का था 200 रुपए का था। इस तरीके से आप एकदम आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो, सेकेंडों में उत्तर आएगा। ठीक है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी की खपत में कितने परसेंट से कटौती की जाए जिससे कि चीनी के व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस को आप सेम रखना चाहते हो।
एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मुझे किसी ने 20 रुपए दिए, मैं मार्केट गया, मैंने बोला कि मुझे 20 रुपए का ही, मुझे मेरा जो बजट है वो 20 रुपए का ही है। अगर मैं 5 पेन खरीदता हूँ और एक पेन का मूल्य कितना है, 4 रुपए है, तो मेरे पास कितना रुपए है खर्च करने के लिए, 20। अब मैं इस खपत को सेम रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 20 रुपए ही खर्च करूँ, लेकिन अब क्या हुआ, पेन का मूल्य बढ़ गया, पेन का मूल्य 1 रुपए से बढ़ गया मान के चलो। दैट मीन्स कि अगर मेरा मूल्य बढ़ गया, पेन 5 रुपए का हो गया, तो मुझे अगर मेरा मूल्य 5 रुपए हो गया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कम पेन खरीदना पड़ेगा। मतलब जहां मैं पहले 5 पेन खरीद पा रहा था, अब मैं वहां कितना खरीदूंगा, 4 पेन, क्योंकि पहले अगर इसका मूल्य 4 था तो अब इसका मूल्य कितना हो गया है, 5 हो गया है। मतलब कि मेरा जो बजट है वो 20 रुपए खर्च करने का ही है, मेरा बजट 20 रुपए का ही है, एक्सपेंस में सेम रखना चाहता हूँ। अगर किसी चीज के मूल्य में वृद्धि हो गई है तो मुझे उसके क्वांटिटी में कमी लाना पड़ेगा, मुझे उसे खपत में कमी लाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपेंस है ना, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 20% की वृद्धि की गई है चीनी की कीमत में, प्राइस में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 20% का। ठीक, देखो चूंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दैट मीन्स 20/100, और आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। जब भी वृद्धि वाला केस आता है तो आपको क्या करना है, 5 में ऊपर वाले को ऐड कर देना है। यहाँ पर वृद्धि हुआ है, नीचे में ओरिजिनल मान माना जाता है, मूल्य मान माना जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वृद्धि हुआ है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड करूंगा। अगर मूल्य घटा होता तो नीचे वाले में ऊपर वाले को मैं माइनस करता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस है वो जब पुराना प्राइस देखूं तो पहले 5 रुपए था, अब वृद्धि होने के बाद नया प्राइस कितना हो गया, 6। ये यूनिट है, मैं रुपए में नहीं बोल रहा हूँ कि 5 रुपए 6 रुपए, ऐसा बोलना सही नहीं है, यूनिट है। मतलब कि पहले जो चीज 5 का था अब वो 6 हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लो, रियल रेट नहीं है। ठीक है, वही अगर बात करूं किसकी, कंजम्पशन की, तो चूंकि मैं खर्चा पैसा बराबर करना चाहता हूं, मैं चाहता नहीं कि मेरे को और पैसा खर्च करना पड़े, तो जहां पर पहले मैं 6 किलो खरीदा था, अब मैं वहां कितना खरीदूंगा, 5 किलो। जब एक्सपेंस सेम होता है तो आपको ना इसको उल्टा कर देना है, जो 5 6 है उसको क्या लिख देना है, 6 5। देखो यहाँ पर हुआ ना, 5 4 क्या हो गया, 4 5, क्योंकि मैं एक्सपेंस सेम रखना चाह रहा था। तो अगर मैं पहले 6 किलो चीनी शक्कर खरीदता था तो अब कितना खरीदूंगा, 5। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर पहले 5 रुपए कीमत थी और मेरे पास कितने रुपए थे खर्च करने के लिए, ओनली 30 रुपए। तो देखो पहले 5 रुपए कीमत में कितना शक्कर खरीदा था, 6 किलो, मतलब 5 सिक्का 30 रुपए ही मैं खर्च करता था। अभी देखो अभी क्या हुआ, शक्कर का रेट बढ़ गया तो मैंने क्वांटिटी कम कर दिया, अभी भी कितना आएगा, 6 पंचे 30 ही आएगा। दैट मीन्स मेरा जो एक्सपेंसेस है, जो मेरा खर्च है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, सेम है। क्वेश्चन में बोला भी गया है कि कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, वो जो अपने एक्सपेंडिचर है उसको कैसा रखना चाहता है, सेम कॉन्स्टेंट रखना चाहता है। ठीक है, चलो अब पूछा गया है कि तो चीनी के व्यय में हमको क्या बताना है, कितनी कटौती की जाए। मतलब पहले जहां आप 6 केजी सामान खरीदे थे, अब उसके जगह कितना खरीद पाओगे, 5। मतलब कि कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। किस पे देखते हैं, पूर्व मान के ऊपर देखते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए पूर्व मान को बेस बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर 1 की कमी हुई है तो किसके ऊपर कमी हुई है, 6 के ऊपर, है ना। पूर्व मान कितना है मेरा, 6 × 100। यदि आपको 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप एग्जाम में 100/6 करके सॉल्व कर लो, है ना, उसका हाफ करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा करना है। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 16 2/3%, ऐसे याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, समय बचेगा। नहीं याद है तो आप आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं, आपका कितना आ जाएगा, 16 2/3%। मेरा आंसर हो जाएगा 16 2/3%। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसको आप कॉन्स्टेंट रखना चाहते हैं तो जस्ट आपको उसको चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरा वृद्धि हो रहा है तो 5 का सामान कितने में जा रहा है, 6 में, तो मैं जस्ट इसको उल्टा कर दूंगा, ये 6 हो जाएगा और ये वाला 5। ठीक, बहुत आसान होता है। वृद्धि में हमेशा नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो पहले 5 का था अब 6 का हो गया, बस इसको पलटना है। ठीक है, ये यूनिट्स है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 रुपए ही है, 6 रुपए ही है, क्योंकि उत्तर हमको परसेंटेज में करना होता है तो हमको रियल डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन ना जिसमें लिखा होता है छोटी भिन्न पहचानो बड़ी भिन्न पहचानो, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहला चीज तो देखो सारे के सारे प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है कि जो हमारा न्यूमरेटर है, दैट मीन जो हमारा अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। अंश जो है वो हर से छोटा है, और अगर अंश हर से छोटा है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2/3, फिर दिया हुआ है 3/5, फिर दिया हुआ है 7/9, और फिर क्या दिया हुआ है 11/13। अब आप यहाँ पर देखो 2 और 3 के बीच कितने का गैप है, 1 का। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, ऐसे आप ट्राई करना। 2 और 3 के बीच कितना का गैप है, 1 का। 3 और 5 के बीच कितना का गैप है, अगर मैं देखूं 3 और 5 के बीच मेरा गैप जो है ये है -2। 7 और 9 के बीच है -2।
11 और 13 के बीच में -2, दो दो का गैप है ना, इसको गैप को देखा जाता है। अगर मैं बात करूं तो हमको क्या करना है, सबको बराबर करने की कोशिश करना है, सारे गैप बराबर रहें। बराबर मतलब कि सर आप एलसीएम लेने बोल रहे हो क्या? यस, मैं क्या बोल रहा हूँ, एलसीएम लेने के लिए। यहाँ पर कितना गैप है? 1 का, बाकी सब में है 2 का। मतलब कि अगर मैं 2 का एलसीएम ले लूँ, कितना का एलसीएम ले लूँ? 2 का, तो सारे के सारे गैप क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। गैप सारे इक्वल होंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उनके में मैं ये देख सकता हूँ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक, लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो सारे के पास पहले से 2 का गैप है, बस एक यही नहीं था, इसी का गैप बस मैंने इक्वल किया। तो इसका गैप जब मैंने इक्वल किया तो इसमें मेरे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ अंश में मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ अंश में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ 2 पहले से, यहाँ भी 2 पहले से, यहाँ भी 2 पहले से, तो ये संख्याएं आपको वैसी की वैसी लिख देनी है, 3, 7 और 11। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे छोटा वाला कौन सा दिख रहा है? ये वाला टर्म दिख रहा है। दैट मीन्स 3/5 क्या होगा? मेरा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। बहुत आसान होता है, अंश और हर के बीच का गैप देखो और उस सारे गैप को बराबर करने की कोशिश करो। उसके लिए एलसीएम ले सकते हो। जब बराबर करोगे, देखो यहाँ पर सारे के सारे पहले से एलसीएम मैंने लिया 2, इनके पास 2 पहले था, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने बस इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा? 3 वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल। मान लेते हैं कि भुजा हमारा एक त्रिभुज का भुजा ए है और एक का त्रिभुज का भुजा बी है। ये हमारा भुजा है, साइड से मान लेते हैं, क्या है? साइड से। तो अपना एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हम लोग का इसका स्क्वायर, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? हमारा एरिया हो जाएगा। ये भी ठीक है। और हमको दिया हुआ किसका अनुपात है? एरिया का और भुजाओं का ही पूछा है। ठीक है, मतलब हमको दिया हुआ है a/b का ए स्क्वायर/b स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दोनों का अनुपात 4:9। ओके, एरिया का दिया है ना, किसका दिया है? एरिया का। अगर मैं स्क्वायर उधर भेजूंगा तो वहां बन जाएगा रूट, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ √4 और √9। a/b मेरा कितना आ जाएगा? 2/3। और यही तो था हमारा साइड, ए और बी को हमने क्या लिया था? साइड। तो हमारे साइड्स की रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3। ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है, काफी आसान होते हैं। एरिया दिया हुआ था, साइड से दिया है, एरिया पूछ लेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, आप देखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगभग सेम टाइप के हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा है कि अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो यहाँ पर एक 10 ज्यादा है ना, एक बार प्लेस वैल्यू और बढ़ गई है, मतलब पॉइंट एक बार और खसक गया है। पॉइंट एक बार और खसकना मतलब आप समझ रहे हो, 10 से भाग होना। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर स्क्वायर भी है, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर भी है ना। तो अगर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मैं अगर देखूं तो मेरा जो न्यूमरेटर है n है, ठीक, नीचे वाले को भी अगर मैं देखूं तो इसमें अगर मैं किससे भाग कर दूं? 10 से, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, किससे भाग हुआ है? असल में 100 से भाग हुआ है। किससे भाग हुआ है? 100 से। मतलब अगर न्यूमरेटर में मैं देखूं तो 10 से भाग हुआ है, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो बाहर निकल के कितना आएगा? 100 आएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऊपर और नीचे वाले में अंतर इतना है कि जो पॉइंट है इसके बाद एक एक संख्या बढ़ गई है, दैट मीन्स 10 से भाग हुआ होगा। और चूंकि यहाँ पर ऊपर में स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो मेरा n और n हो जाएगा कैंसल। ठीक है, और ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो √100 की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 10। मेरा आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन बी। ठीक, तो इस प्रकार से लगभग सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन जितना आसान तरीका हो सकता था उससे बता दिया। आपको जरूर एक बार इस वीडियो को देख करके जाना चाहिए। जो जो चीजें रीजनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकती है, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, अपकमिंग जो सीरीज में अगला पद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन ना आपको ज्यादा से ज्यादा देखने हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। ब्लड रिलेशन हो गए, ये सारे आसान क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल आराम से बना लेंगे। मैथ्स वगैरह में आपको थोड़ा सा साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक तक आप जा सकते हो, देख सकते हो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसमें नहीं था, लेकिन आप देख के जा सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिए, ट्रेन पढ़ लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर हमको किसी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए, हमको चाहिए कि आप किसी टॉपिक को हमको बेसिक से बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं एग्जाम से पहले आप लोगों की कोशिश करूंगा कि एक लंबी क्लास लेकर के आऊं जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं।
आप सभी को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि ऐसे कोई भी वीडियो जब हमारे चैनल पर अपलोड हो तो आप सभी को जानकारी मिल जाए और आप हमारे चैनल तक पहुंच सकें। धन्यवाद, थैंक यू।